हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th की। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें अध्याय 1 के बारे में। तो अध्याय 1 का नाम है संसाधन एवं विकास। तो इसमें हम जानेंगे संसाधन क्या होता है और संसाधनों का विकास कैसे होता है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है संसाधनों की हमारे जीवन में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा जो पर्यावरण है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जितने भी जो भी वस्तुएं हैं वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में हम लोग प्रयोग करते हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार की वर्तमान समय में बहुत सारी तकनीकी आ चुकी हैं और प्राचीन काल में लोग उतना तकनीक का विकास नहीं था, तो फिर भी अपने ज्ञान का उपयोग करके कुछ न कुछ तकनीक का प्रयोग करते ही थे। आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है एक संसाधन, यानी ये आर्थिक रूप से भी संभाव्य है और संसाधन सांस्कृतिक रूप से भी हम उसको मान्य करते हैं। हमारे पर्यावरण में देखें तो उपलब्ध हमारे जीवन में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं उनकी रूपांतरण प्रक्रिया प्रक्रिया की प्रकृति कैसी है, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। यानी जो भी वस्तु उपलब्ध है उसमें हम उसको रूपांतरण करके किसी भी प्रोसेस के थ्रू कोई भी तकनीक का उपयोग करके और भिन्न-भिन्न संस्थाओं द्वारा इन सबके परस्पर क्रियाओं के द्वारा ही वो संसाधन हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी बन पाता है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। जैसे आगे दिया है कि क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। यानी संसाधन जब तक मनुष्य के उपयोग में वो न आ पाए तब तक उसे हम संसाधन नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो पड़ी रहती है निर्जीव रूप में या फिर सजीव भी हैं, तो वो ऐसा कोई उपयोग मनुष्य नहीं ले पा रहा है, तो तब तक वो है एक साधन के रूप में है। लेकिन जब तक हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है तब तक हम उसको अपने लिए संसाधन नहीं कह सकते। इसीलिए कह रहा है कि संसाधन प्राकृतिक उपहार नहीं है। हम अपनी तकनीकी का प्रयोग करके, अपने ज्ञान का, अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके जब उसे हम अपने उपयोगी के लिए उपयोग कर पाते हैं अच्छे से, तब वो हमारे लिए संसाधन है। वही दे रहा है कि संसाधन क्या है, मानवीय क्रियाओं का क्या है, ये परिणाम है। आगे है कि मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव खुद एक संसाधन है, क्योंकि बिना मानव संसाधन के विकास के इस धरातल पे, इस पृथ्वी पे विभिन्न संसाधनों का विकास होना असंभव है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है मानव और उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे हम एक-एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया है कि उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे हम दो तरह के दो भागों में इसे वर्गीकृत करते हैं। एक तो हो गया जैविक संसाधन, एक हो गया अजैव या अजैविक संसाधन। दूसरा है समाप्यता के आधार पे, यानी समाप्त कैसे, वो समाप्त कब होगा, बिल्कुल हो जाएगा या फिर उसे नवीनीकरण किया जा सकता है। तो इसको दिया है, एक तो है नवीकरण योग्य और एक है अनवीकरण योग्य। यानी नवीकरण योग्य यानी उस संसाधन को हम पुनः बना सकते हैं, उपजा सकते हैं या उसकी वृद्धि हम कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरण संसाधन जो होते हैं वो एक बार समाप्त हो जाएंगे, फिर उनका पुनः उत्पादन करना, पुनः उनकी वृद्धि विकास कर पाना संभव नहीं है। और जैव व अजैव आप लोग समझ रहे हैं। जैव यानी जिसमें जीव जंतु वनस्पतियां सारे आते हैं। अजैव यानी जिसमें निर्जीव संसाधन जैसे खनिज संसाधन इसमें हम शामिल कर सकते हैं, ये हो गए अजैव संसाधन। नेक्स्ट है कि स्वामित्व के आधार पर। तो इसमें देखिए इसे बांटा गया है व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन का मतलब जिसपे सिर्फ एक व्यक्ति का स्वामित्व हो। सामुदायिक संसाधन वो जिसपे कि कुछ समूह मिले हों, कई व्यक्तियों का समूह उस संसाधन पर उसका आधिपत्य हो। राष्ट्रीय हो गया कि जिन संसाधन पर केवल एक राष्ट्र का, यानी एक राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले या वनस्पति हो या जीव हो या खनिज संसाधन हो, उस पे केवल उसी राष्ट्र का होगा। और अंतर्राष्ट्रीय यानी उस पे पूरे विश्व का आधिपत्य होगा। अगला जो प्रकार है ये विकास के स्तर के आधार पे। इसमें है संभाव्य संसाधन,
विकसित भंडार और संचित कोष वाले संसाधन। संभावित का मतलब वही जो जिसमें संभावना है कि भविष्य में इसका उपयोग हम संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। विकसित भंडारित मतलब जो भंडार है उसका विकास हो चुका है, जिन संसाधनों का भंडार है वर्तमान समय में वो विकसित अवस्था में, हम उसका उपयोग भरपूर मात्रा में कर पा रहे हैं। संचित कोष है, ये भी भविष्य के लिए संचित है। भविष्य में जब अन्य प्रकार के संसाधनों का कह सकते हैं कि कमी होगा तो हम विकल्प के तौर पे इसे उपयोग कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे दिया है, विस्तार से हम जानेंगे कि संसाधनों के प्रकार के बारे में। तो आइए देखते हैं इसे। देखिए दिया है कि संसाधनों का प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे। तो हो गया जैव संसाधन। इसमें क्या होगा, देखिए इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त यानी सजीव होते हैं, जैसे कि मनुष्य, जैसे कि वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। ये हो गए हमारे जैव संसाधन। अगला है अजैव संसाधन। इसमें है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वे अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि इसमें चट्टानें, मिट्टी शामिल है और धातुएं नहीं, जितने भी खनिज हमारे पदार्थ हैं या खनिज, जीवाश्म ईंधन है, ये सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। आगे है समाप्यता के आधार पे। तो देखिए पहला हो गया यहाँ पे नवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें हम नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, यानी हम इसे पुनः उत्पादन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा है, जो कि हमेशा रहेगा जब तक हमारा पूरा सौर मंडल सिस्टम, सोलर सिस्टम व्याप्त है, तब तक हमें इसकी प्राप्ति होती रहेगी। जल, वन, जैसे वन को यदि खत्म हो रहा है तो उसे उसका नवीनीकरण करके उसे लगा सकते हैं। वन्य जीवन, ये सारी चीजें। इन संसाधनों को सतत अथवा इसे हम प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। आइए हम चित्र में देखेंगे उसे। दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इसमें देखते हैं, देखिए इन संसाधनों का विकास जो है एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। वो एक बार के प्रयोग के बाद ये क्या होते, खत्म हो जाते, समाप्त हो जाते, इसलिए इसे हम कहते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पे। देखिए स्वामित्व के आधार पे हो गया व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत में क्या होगा, देखिए जो संसाधन है इसमें निजी व्यक्तियों के स्वामित्व होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में भी देखें तो शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, जैसे बाग हो गया, चारागाह, तालाब, कुओं का जल आदि। संसाधनों में निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे। और अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची भी आप ऐसे तैयार कर सकते हैं कि हम हमारे परिवार के पास कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिसपे कि उस परिवार का स्वामित्व है। आगे हम देखते हैं, देखिए सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। देखिए जो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की जैसे सामूहिक भूमि होगी, जैसे चारण भूमि होती है, उसमें पूरे गांव के लोग अपने पशु को चराने के लिए लेकर जाते हैं। जैसे शमशान भूमि हो गया, जैसे कोई तालाब हो गया, ये सारे हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। आगे है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जैसा कि नाम से स्पष्ट है नहीं, देखिए दिया है कि तकनीकी तौर पे देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय ही हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि जैसे सड़कें हैं, नहरें,
रेल लाइनें और व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का भी अधिकार दिया हुआ है, यानी वो जैसे कि जिस व्यक्तिगत किसी संपत्ति पे व्यक्ति का अधिकार है तो वो क्या कर सकता है, सार्वजनिक कार्य के लिए सरकार उसे ले सकती है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय जो क्षेत्र होता है, जो भूभाग समुद्री होता है, जिसे हम जो उस राष्ट्र के अंतर्गत आता है, तो ये सारे के सारे शामिल किए जाते हैं किसमें, राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या होगा, जैसे कि कुछ इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र इसे कहते हैं। इससे परे यानी इसके बाहर का जो खुला महासागरीय संसाधन होता है, इस पे किसी देश का अधिकार नहीं है, यानी इन संसाधनों को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी ये नहीं कि अब 200 समुद्री मील के बाहर भारत है तो उसमें जाकर के कुछ भी कोई शोध कर सकता है या कोई खनिज संसाधन वहाँ पे है तो निकाल सकता है, तो नहीं निकाल सकता है, क्योंकि अब वो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनसे सहमति लेके कोई कार्य उसमें कर सकता है। देखिए यहाँ दिया है कि क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है, यानी वही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अधिकार मिल जाता है। तो फिर क्या कर सकता है, जो वहां से वो जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र वहां से मैग्नीज का या जो उसकी ग्रंथियां वहां से खनन कर सकता है। अब हम देखेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को। तो पहले देखते हैं हम संभावी संसाधन। देखिए जो संभावी संसाधन है, ये वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। यानी उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत के जो पश्चिमी भाग हैं, विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना तो है इसमें, पवन और सौर ऊर्जा में, परंतु इसका जो सही ढंग से विकास अभी नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से हम विकसित संसाधन के बारे में देखेंगे कि विकसित संसाधन क्या होते हैं। देखिए वे संसाधन जिनका कि सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता, उनकी मात्रा कितनी है, सब पता चल चुका है, और विकसित संसाधन ये कहलाते हैं, यानी जिनकी गुणवत्ता पता है हमें, जिनकी मात्रा पता है कितनी मात्रा में है, तो इसे हम कहेंगे विकसित संसाधन। जैसे संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर भी निर्भर करता है, यानी उस तरह की उस उच्च कोटि प्रौद्योगिकी है उस संसाधन को उपयोग करने की, तो वो संसाधन क्या है हम विकसित कर सकते हैं, तो फिर वो संभाव्य संसाधन के रूप में पड़ा रहेगा कि जब उस प्रकार की तकनीकी हमारे देश में विकसित होगी तब जाके हम उस संसाधन का उपयोग कर पाएंगे। भंडार। देखिए भंडार क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से भी बाहर है। यानी भंडार तो है बट उस तरह का तकनीकी उपलब्ध नहीं है, तो उसे ही हम कहते हैं जो संचित भंडार है, यानी कोई संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी के धरातल के अंदर है, पृथ्वी के ऊपर ही वो एक भंडारित अवस्था में पड़ा है, तो उसे हम कहेंगे भंडार। उदाहरण के लिए जैसे कि जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन तकनीकी का ज्ञान अभी नहीं है, तो हम नहीं हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं जल से अलग करके, जब आएगा तो देखा जाएगा। इसी तरह है संचित कोष। संचित कोष में है कि यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा ही है, संचित कोष भी, और जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है, नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जैसे जल है, वन आदि संचित कोष ही हैं और जिनका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं यदि उन्नत प्रकार की तकनीक आती है तो। आगे इसी प्रकार दिया है जैसे संसाधन होते हैं, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है, जैसे कि भूमंडलीय तापन है,
ओजोन परत अवक्षरण है, पर्यावरण प्रदूषण है और भूमि निम्नीकरण आदि ये सारी समस्याएं हैं। यानी यदि अंधाधुंध पे रोक न लगाएं तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न पड़ा है। जैसे आगे यहाँ पे क्रियाकलाप में दिया है कि आप कल्पना करें, क्रियाकलाप 1 में दिया है कि कल्पना करें कि यदि तेल संसाधन खत्म होने पे इनका हमारी जीवन शैली पे क्या प्रभाव होगा। दूसरा प्रश्न है कि घरेलू और कृषि संबंधी अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें और लोगों से प्रश्न पूछें कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जो संसाधन है तो संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं, या जैसे अपशिष्ट है उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। अपने परिणामों का आप समुचित चित्र तैयार करें और आप स्वयं भी सोच सकते हैं इसके बारे में। आगे हम देखते हैं, देखिए दिया है कि मानव जीवन जो है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा तो आवश्यक हो ही गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यानी एकाधिकार हो गया तो वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ अपने उपयोग के लिए पूरी पृथ्वी नष्ट कर देंगे, पृथ्वी पे संसाधनों का भी दोहन कर देंगे। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो संसाधन है उनके उपयोग की योजना बनाना बहुत आवश्यक है और सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा। यानी सतत अस्तित्व तभी हो सकता है हर एक मनुष्य का, हर एक जीव जंतु का, वनस्पति का, जब सतत पोषणीय विकास का अपने जीवन में हम अपनाएं। तो आइए देखते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है, क्या अर्थ है इसका। देखिए दिया है सतत पोषणीय विकास यानी सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, यानी हम पर्यावरण को नुकसान कम से कम पहुंचाएं और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें। नहीं कि हम अपने विकास सिर्फ अपने खुशी के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने उपभोग के लिए सभी संसाधनों का उपयोग कर जाएं और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या हो, कुछ बचे ही नहीं। तो यही है कि सतत पोषणीय विकास के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई, बहुत सारे कन्वेंशन साइन किए गए, बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए जिससे कि हर एक देशों पे कड़ाई से नियंत्रित किया जा सके। उनके निगरानी में ही क्या हो कि सभी देश उस सीमा के अंतर्गत रह के संसाधनों का उपयोग करें और उस नीति का पालन करें। तो ये कुछ इसी तरह की ये सम्मेलन हुआ था जो 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट 1992 या फिर रियो डी जेनेरो सम्मेलन के नाम से जानते, ये हुआ था ब्राजील में। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते जैसे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ही किया गया था कि जो भी विकास का सब सामाजिक आर्थिक समस्याएं उभर रही हैं उनका हम कैसे समाधान करें। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने क्या किया, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया सबने। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए क्या किया, इन्होंने एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। आगे हम देखते हैं एजेंडा 21 क्या है। देखिए जो एजेंडा 21 है यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका जो उद्देश्य है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। जो एजेंडा 21 है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रत्येक स्थानीय निकाय है वो भी अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें, यानी सब मिलकर इसमें अपना योगदान दें। आगे हम देखते हैं संसाधन नियोजन। देखिए संसाधन नियोजन क्या है।
देखिए, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए ही नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति होती है। इसके लिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम संसाधन नियोजन करें। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पे कि एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो कि संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं, तो कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे कि महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, यानी बिल्कुल विरल है, उसमें निर्धन है वो देश, वो स्थान या वो राज्य। उदाहरण में देखें तो जैसे लिया है कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ देखें तो इसमें क्या है, खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हमें देखने को मिल जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश में देखें तो जल संसाधन प्रचुर है परंतु मूल विकास की वहाँ पे कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की हमें बहुलता देखने को मिल जाएगी लेकिन वहाँ पे जल संसाधन की कमी है। लद्दाख में देखें तो शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग बिल्कुल पड़ा हुआ है, यानी विविधता संसाधनों की हम देख पा रहे हैं। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पे हमें संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संतुलित संसाधन नियोजन करके हम अपने पूरे राष्ट्र के, पूरे राज्यों का, हर एक क्षेत्र का हम समुचित विकास कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं भारत में संसाधन नियोजन। देखिए, जो संसाधन नियोजन है एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसमें कि निम्नलिखित सोपान होते हैं, जैसे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान पहले करना, फिर उनकी तालिका बनाना और इस कार्य में सर्वेक्षण, क्षेत्रीय सर्वेक्षण किए जाते हैं, मानचित्र भी तैयार किए जाते हैं, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक फिर अनुमान लगाना पड़ता है, उसका फिर मापन करना पड़ता है। ये पहला सोपान हो गया। फिर दिया है कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त जो भी प्रौद्योगिकी होती है, कौशल होते हैं या संस्थागत हम नियोजन ढांचा भी तैयार करते हैं। तो फिर इसके बाद हम फिर संसाधनों का विकास योजनाएं बनाते हैं। संस्थागत ढांचा तैयार करने के बाद फिर संसाधन की विकास योजनाएं, राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, ये सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं। जैसे स्वाधीनता दिया है, स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई और इसी योजना से प्रयास किए गए भारत में संसाधन विकास की योजनाएं। आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ दिया है कि समुदाय भागीदारी की सहायता से अब समुदाय जैसे ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदायों द्वारा आपके आसपास के जो भी क्षेत्र है कौन कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। जैसे ग्राम स्तर पे कोई संसाधन है तो वहाँ पे जो स्थानीय सरकार है वो उस पे नियोजन करेगी, समुदाय बनाएगी, उस पे अपनी भागीदारी दिखाएगी। आगे हम देखते हैं किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता जो है एक पहले तो प्राथमिक ये शर्त है आवश्यक कि संसाधन होंगे तभी संसाधन नियोजन किया जाएगा, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थानों में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। कि संसाधन है, यदि प्रौद्योगिकी नहीं है, वहाँ का मानव संसाधन उतना सक्षम नहीं है उस संसाधन का उपयोग करने में, तो भी उसका विकास नहीं हो सकता है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जैसे कि जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत हम देखें तो कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी वे आर्थिक रूप से विकसित हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का मानव संसाधन या कहें कि उस क्षेत्र में तकनीकी विकास, संस्थाओं का विकास बहुत अधिक है। इस वजह से दूसरे क्षेत्र से संसाधन मंगा करके वो अपने क्षेत्र का विकास उत्तम तरीके से कर पाए हैं। आगे हम देखते हैं उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि जो उपनिवेश है, उपनिवेश में संसाधन संपन्न प्रदेश, विदेशी आक्रमणकारियों ने जो भी संसाधन संपन्न प्रदेश थे उसी पे तो जो यह उपनिवेशवाद स्थापित हुआ। या जो विदेशी आक्रमणकारी आए उन्होंने सबसे पहले जो संसाधन संपन्न क्षेत्र था उसी पे अपना आधिपत्य स्थापित किया, या वही उनके लिए मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे हैं। जो उपनिवेशकारी देश थे उन्होंने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास हो, वहाँ पे संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश हम देखें तो उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने भी इन सब का अनुभव किया है। भारत में भी ब्रिटिश उपनिवेशिक सत्ता रही है 200 सालों तक।
अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पे ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी भी शामिल है, मानव संसाधन की गुणवत्ता है और ऐतिहासिक अनुभवों का भी योगदान शामिल रहता है। संसाधनों के संरक्षण में हम देखें तो देखिए दिया है कि जो संसाधन होता है किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग, अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं या वर्तमान समय में हुई भी हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण में हम देखें तो गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यानी हमारी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए है, लेकिन यदि बहुत ज्यादा दोहन, अति दोहन करें तो वो प्रकृति नहीं कर सकती है। देखिए उनके अनुसार है कि विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक जो प्रवृत्ति है ये जिम्मेदार है, और वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पे अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के वे पक्षधर भी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। उसके बाद 1974 ईस्वी में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पे गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। और उसके बाद होता है 1987 में ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आती है। इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना भी प्रस्तुत की है। और आगे हम देखते हैं इसके साथ ही साथ जो भी और संसाधन संरक्षण की वकालत भी की है। ये रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित होता है। और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो यानी जो ब्राजील में हुआ था अर्थ समिट 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। आगे हम भू संसाधन के बारे में देखते हैं। देखिए भू संसाधन यानी हम भूमि पे रहते हैं और इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। और अतः भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है हमारे लिए। जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं या परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं जो है सारे के सारे क्या होते हैं, भूमि पे ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से हमें करना चाहिए सबको। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप भी पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान मतलब 43% क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए क्या है, एक सुविधाजनक है। हम पर्वत देखें तो पर्वत पूरे भू क्षेत्र के क्या है 30% भाग पे विस्तृत है। पूरे जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल के 30% भाग पे पर्वतों का विस्तार है। ये कुछ 12 नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्वत पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर्वत देश के क्षेत्रफल का लगभग जो 27% हिस्सा है, तो 27% देखिए 30% पर्वतों का हो गया, ऊपर हमने देखा 43% मैदान हो गया और 27% हिस्सा क्या है, पठारी क्षेत्र है। देखिए इस क्षेत्र में खनिजों की प्रमुखता जो पठार होते हैं, विश्व के जो भी पठार है सारे के सारे सब क्या है, खनिज संसाधनों से संपन्न होते हैं। तो भारतीय पठार भी है, इसमें भी खनिजों की प्रधानता है, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। देखिए इसमें चार्ट में दिखाया गया है। देखिए तो इस चार्ट में दिखाया गया है ये जो 43% ये वाला जो भाग है इसमें मैदानी भाग दिखाया गया है। यहाँ पे 30% जो दिखाया गया है पर्वतीय भाग दिखाया गया है, और यहाँ पे 27% है, ये हो गया हमारा इस सिंबल से पठारी भाग। तो इस तरह से प्रमुख रूप से हम कहीं भू आकृतियों का जो भारत के क्षेत्रफल पर विस्तार है ये दिखाया गया है।
आगे देखिए ये दिखाया गया है सामान्य भू उपयोग संवर्ग, यानी भू उपयोग किन किन क्षेत्रों में भूमि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये 1960 से 61 का है ये पाई चार्ट, और ये जो है 2014 से 15 का है। देखिए इसमें हम यदि कंपेयर करें तो देखिए ये तो हो गया गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्रफल जो है लगभग 2000, हम देखेंगे 14 और 15 की बात करें तो इसमें भी ये क्षेत्रफल क्या है, इसमें 46% है, ये थोड़ा सा और कम हो गया है, यहाँ पे 45% हो गया है। यदि हम वन क्षेत्र देखें तो हम यदि वन क्षेत्रों की तुलना करें, देखिए ये सिंबल दिखा रहा है वन का, तो 1960 के दशक में देखिए 60-61 वर्ष में ये दिया है कि 18% लगभग क्षेत्रफल पे वन था, और यहाँ पे दिया है 2014-15 में 23%, यानी इसमें काफ़ी वृद्धि हमें देखने को मिल रहा है। ये जो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, जो बंजर कृषि है, ये देखिए ये मात्र 18% है। मात्र 18% नहीं कह सकते, मतलब 18% इसकी आच्छादन हमें देखने को मिल रहा है क्षेत्रफल पे, लेकिन ये जो बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है ये घट जा रहा है, 14-15 में घट के हो गया है 5.5% लगभग। इसी तरह से ये यहाँ पे हम और सब इसमें देख करके तुलना कर सकते हैं किस किस तरह से। देखिए शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्रफल को हमें देखें तो देखिए यहाँ पे 4.95% है, और यही 2014-15 में बढ़ के कितना हो गया है, दुगुना इसमें बढ़ोतरी देखने को हमें मिल रहा है इसमें। इस प्रकार से जो भारत का भू उपयोग है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किया जा रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि भू उपयोग यहाँ दिया है, तो देखिए किन किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। देखिए पहला तो वन क्षेत्रफल के लिए बहुत सारे भूमि उपयोग हम करते हैं। कुछ क्षेत्रफल का वर्गीकरण किया गया है कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसमें बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि में। तीसरा है कि प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि जैसे अस्थायी चारागाहें कुछ हैं, कुछ अन्य गोचर भूमि है। इसमें कुछ विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र से में शामिल नहीं है। अगला है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, ये हो गया। चौथा है प्रति भूमि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो प्रति भूमि में वर्तमान में प्रति भूमि जहाँ की एक कृषि वर्ष, मतलब 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रति भूमि। आगे हम देखते हैं यहाँ पे फिर एक वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति, जहाँ पे कि 1 से 5 साल तक से ही खेती न की गई हो, ये इस प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। देखिए 5वां दिया है वर्गीकरण जो है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, यानी इसमें क्या है, एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो ये हो गया हमारा निवल बोया गया क्षेत्र। इस प्रकार से हम देखें तो भूमि उपयोग इन वर्गों में किया जाता है। आगे है भारत में भू उपयोग प्रारूप। तो भारत में जो भू उपयोग प्रारूप है ये है कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मृदा के प्रकार, और उसके साथ ही साथ मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या घनत्व, वहाँ पे प्रौद्योगिकी क्षमता कैसी है, संस्कृति कैसी है, लोगों की परंपराएं कैसी है, ये सारी चीजें तो भी तो भू उपयोग को प्रारूप को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीजें शामिल होती हैं। भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत जो क्षेत्र हैं के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है कि वहाँ पे किस प्रकार का भू उपयोग किया जा रहा है। देखिए यहाँ दिया है कि भू उपयोग के 2 वृत्त चित्र हम देखें तो तुलना करके पता लगाएं कि 1960 और 61 और 2014-15 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है, जो कि हम ऊपर अभी उसका तुलना करके देखे हैं कि किसमें भू उपयोग क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है या फिर वन क्षेत्रों का क्या हाल था। आगे हम देखते हैं अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3
वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं इसमें राष्ट्रीय वन नीति के बारे में, जो 1952 द्वारा, यानी हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र क्या है, वांछित है, जिसकी तुलना वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है और वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की जो आजीविका है इसी पर निर्भर करती है और भू उपयोग एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में भी लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में हम देखें तो बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें हो गई, सूखी और मरुस्थलीय जो क्षेत्रफल हो गया, ये हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके साथ हम ये सारी भूमि शामिल करते हैं इसमें। और गैर कृषि प्रयोजन में भी तो भूमि का उपयोग किया जाता है, तो इसके अंतर्गत शामिल है जो गैर कृषि कार्यों के लिए भूमि उपयोग किया जाता है, जैसे बस्ती बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रेल लाइन बनाने के लिए, उद्योग इत्यादि सारी की स्थापना के लिए हम करते भूमि का उपयोग। और लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। आगे हम देखते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय हम कैसे करें, किस तरह से भूमि का अम्लीकरण हो रहा है या फिर निम्नीकरण हो रहा है और कैसे हम इसके संरक्षण के उपाय शामिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपने मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। यदि मानव कार्यकलाप के कारण न केवल भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है या ह्रास हो रहा है, बल्कि भूमि को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है। शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। आगे है कि खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण हम देखें तो झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अत्यधिक पशु चराई के कारण यहाँ पे भूमि निम्नीकरण हमें देखने को मिल रहा है। आगे है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, यानी यहाँ पे अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता, क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने खड़ी मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल क्या होती है, सोखने की जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है और फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो उसकी जो बंजर होने की प्रक्रिया है और तीव्र होने लगेगी। आगे हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट भी पदार्थ भूमि जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। भूमि को भी प्रदूषित कर रहा है, जल को भी कर रहा है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं, जैसे वनारोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन, इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखलाएं बनाएं हम, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगा के उनको स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम हम शुष्क क्षेत्र में कर सकते हैं। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं हम मृदा संसाधन के बारे में। देखिए, मृदा
अथवा मिट्टी। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है मानव जीवन के लिए। यह पौधों के विकास का माध्यम है। पौधों के साथ साथ मनुष्य के भी जीव विकास का माध्यम है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ हम देखें, कुछ जो सेंटीमीटर गहराई से लेकर के मृदा हम कहें कि बनाने में बहुत सारी हमें परतें देखने को मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ परतें दिया गया है इसका। तो इन परतों में देखिए यहाँ पे 4 परतों में बांटा गया है। पहला मृदा का ये है, मृदा का ऊपरी संस्तर की मृदा। फिर दूसरा ये संस्तर हो गया, दूसरा संस्तर दिया है उपमृदा, अपक्षयी चट्टानें, बालूगाद, सिल्ट मृतिका इसमें शामिल होती हैं। तीसरे जो संस्तर है इसका, इसे अधः स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें हम इसको कहते हैं, इस संस्तर को। और सबसे जो लास्ट है यह अपक्षय रहित आधारित चट्टानें। ये बिल्कुल आधारित चट्टानें हैं, अपक्षय रहित यानी इस संस्तर में हमें अपक्षय का कोई हमें प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। ये है, इसे हम कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। यह मृदा संस्तर 4 संस्तरों में बांटा जाता है मुख्य रूप से। आगे हम देखते हैं, मिट्टी बनने में लाखों वर्षों तक का समय लग जाते हैं और मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, वहाँ का जनक शैल कैसी है, संस्तर शैल क्या है, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। आगे देखते हैं, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। मृदाओं का हम वर्गीकरण देखें तो भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच हैं, भू आकृतियां हैं, जलवायु है, वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। इसमें हम जलोढ़ मृदा देखें तो देखिए ये मृदा जो है विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की एक महत्वपूर्ण मृदा है। जलोढ़ मृदा वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है और यह मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक सकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हैं। वह पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे में भी हम देखें तो जलोढ़ मृदा हमें देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जलोढ़ मृदा का ये चित्र दिया गया है। देखिए जो जलोढ़ मृदा है इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का जो आकार है बढ़ता जाता है। जैसे जैसे घाटी के ऊपरी भागों में हम जाएंगे मृदा के, तो इस मैप में हम देखने वाले हैं कि ये जो सिंबल बना हुआ है इसमें दर्शाया गया है। जैसे ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये पर्वत व वनों का दर्शाया गया है। पर्वतीय वन है, देखिए जैसे इधर हमारे सारे हिमालय रीजन हो गया तो इधर ये सारे पर्वतीय वन यहाँ पे हमें इन भाग में देखने को मिलेंगे। अब ये जो पिंक कलर से दिखाया जा रहा है, ये लाल वो पीली मिट्टी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी के क्षेत्र है। ये वाला जो भाग है ये जो कलर दिखाई, ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। ये उत्तर प्रदेश गंगा यमुना का जो मैदान है और फिर प्लस इधर राजस्थान का भी जो क्षेत्र है, यानी इस प्रकार का जो कलर है ये दिखा रहा है जलोढ़ मृदा को। काली मृदा हमें दक्कन प्लेटू में अधिकांशतः महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटक, इन सारे क्षेत्र में ये सारे काली मिट्टी का क्षेत्र को दर्शा रहा है। आगे हो गया ये जो बिल्कुल हल्का गुलाबी रंग दिखाया गया, ये है लेटराइट मृदा, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पश्चिमी घाट में इसको। और ये क्षेत्र जो है ये शुष्क मृदा का है, जो हल्का पीला रंग से दिखाया गया ये शुष्क मृदा। तो ये अधिकांशतः हमें राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। राजस्थान वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिल गया ये। और ये हो गया पर्वत और वनों का क्षेत्रफल दिखा दिया। आगे हम देखते हैं, देखिए जो नदी घाटी है, नदी घाटी के ऊपरी भाग में देखिए जैसे कि ढाल जहाँ पे भंग हो रहा है, किस समय मोटे कण वाली मृदाएं हमें देखने को मिलेगी। यानी मतलब जहाँ पे ढाल क्या हो रहा है, भंग हो रहा है, यानी ढाल अब समतल भागों में बदल रहा है। तो यहाँ पे भी छोटी छोटी मृदाएं, बड़े बड़े कण देखने को मिलेंगे इस वाले भाग में, जैसे पर्वत हो गए उसके। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है। आगे दिया है कि ऐसी मृदाएं
पर्वतों की तलहटी पे बने मैदानों जैसे कि द्वार, जो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं, पुराना जलोढ़ मृदा बांगर और नया जलोढ़ यानी खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, यानी बांगर के अपेक्षा खादर मृदा में और भी महीन कण हमें देखने को मिलेंगे। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं और इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में घन कृषि की जाती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है और सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। आगे हम देखते हैं काली मृदा की विशेषताएं। देखिए, पहली विशेषता, इनका रंग काला होता है। इन्हें रेगुर मृदा कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए प्रमुख है। काली कपास मृदा के नाम से इसे जानते हैं। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं हमें दक्कन पठार यानी वैशाल्य क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में देखने को मिल जाएंगे। इसका निर्माण लावा से अधिकांश तो देख हुआ है। ये काली मृदा का क्षेत्र है। ये जलधारण क्षमता इसकी बहुत अधिक होती है। स्वतः जुताई का गुण इसमें पाया जाता है। इस मृदा के नाम से इसे हम जानते हैं। आगे देखिए, बहुत सारे जनक शैलों से बनी है और ये इन मृदाओं का क्षेत्र विस्तार देखें तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पे है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों तक भी फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं। इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। अगली मृदा है लाल और पीली मृदा। देखिए, लाल मृदा जो दक्कन पठार का जो पूर्वी और दक्षिणी हिस्से है, इसमें रवेदार आग्नेय चट्टानों पे कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पे और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर भी पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है और इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण हमें देखने को मिलता है। और लाल रंग हो गया किससे, जो लौह धातु के ऑक्साइड है इसके कारण। अगला है लेटराइट मृदा। देखिए, लेटराइट शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द से लेटर से बना है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है और यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है और इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे विरल वनस्पति और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कारण पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा थोड़ी कम पाई जाती है, क्योंकि शुष्क क्षेत्र हो जाता है और वनस्पतियां में विरल है तो ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ये लेटराइट मृदा का क्षेत्र इसमें दिखाया गया है। देखिए, स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। हम देखें तो लेटराइट मृदा की प्रमुख कृषि फसलों में इसमें चाय व कॉफी उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। अगला प्रकार है मरुस्थलीय मृदा। देखिए, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है और ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है।
मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे इसमें कैल्शियम का जमाव हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए मरुस्थलीय मृदा है, इसमें हम देख पा रहे हैं जो भी वनस्पतियां दी गई, कंटीली वनस्पतियां, झाड़ियां, इसमें हमें देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि दिया है कि इसमें मात्रा कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यदन यानी इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है इंदिरा नहर के विकास से। वन मृदा, देखिए जो वन मृदा का क्षेत्र है, जो ये मृदाएं होती हैं, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है और नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिक क्या होते हैं, एसिडिक, एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपरदन और संक्षारण, मृदा अपरदन और संक्षारण में देखें तो मृदा के कटाव, उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यहाँ पे संतुलन भंग हो जाता है। ये दिया गया यहाँ पे मृदा अपरदन का चित्र। देखिए ये दिया है कि जैसे यहाँ पे प्राकृतिक तत्व होते हैं, जैसे पवन हो गया, हिमानी, जल मृदा अपरदन करते हैं। ये सारे यानी पवन, हिमानी, जल, मृदा, जो जल होती है सारी प्रमुख तत्व है। सबसे अधिक प्रभावशाली तो जल होता है, लेकिन साथ ही साथ पवन, हिमानी भी मृदा अपरदन करते हैं। सागरी लहरें भी। बहता जल जो है मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें हम कहते हैं अवनालिकाएं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, जिसे उत्खात भूमि हम या बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को हम खड्ड रवायन भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, तो ऊपरी मृदा यानी पतली चादर के रूप में वो हट जाती है, इसलिए हम इसको चादर अपरदन के नाम से इसे हम संबोधित करते हैं। ये अवनालिका अपरदन, गहरी इस पर नालियां बन जाती हैं। तो ये देखिए नाले की तरह ये इसमें विस्तार में देखने को मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं अवनालिका अपरदन कहेंगे। हम देख लिया सीट इरोजन, इसको कहा जाए जो पतली चादर हट जाती है। पवन द्वारा जो मैदान होता है अथवा ढालू के क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, ढाल पे ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से भी वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई, कंटूर प्लजिंग कहा जाता है। और ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित भी करती है। सोपान जो ढाल है, सोपान मतलब वही, जैसे ऐसे ढाल है तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको इस पे सीढ़ी बना सकते हैं, सीढ़ी नुमा कृषि कर देते हैं, ताकि क्या हो, ये मृदा जो मिट्टी हो इसे हम रोक सके, जो कटाव होता है इसे। पश्चिमी और मध्य हिमालय में देखें तो सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है, जो बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। इस तरीके की पट्टी कृषि या हम इस स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक यानी शेल्टर बेल्ट बना लेते हैं, जो कि पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों के पश्चिम भाग में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है पर्यावरण के भारत के पर्यावरण की दशा। देखिए यहाँ पे दिया है कि सुखोमाजरी गांव और झबुआ जिले में यह कर दिखाया गया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखोमाजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था,
जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है, समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सूक्ष्म जरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपए थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है। वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा रहे हैं। भारत जो मृदा संसाधन है, कितनी प्रकार की मृदा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, कितने प्रकार की, वह भूमि उपयोग कैसे कैसे किया जा रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।